दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी के क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, इसके अंतर्गत गुलाम वंश, और आज हम पढ़ेंगे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अंतिम अभियानों में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की। कैसे उसने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की, कैसे उसको अक्षुण्ण बनाए रखा और इसकी क्या क्या उपाधियां थी, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल क्यों कहा जाता है? सल्तनत शब्द हमने आपको बताया था सुल्तान से बना है। सुल्तान, सबसे पहला सुल्तान कौन था? महमूद गजनवी। सुल्तान की हुकूमत सल्तनत, और वो अवधि जितने समय सुल्तानों की हुकूमत रही वो सल्तनत काल कहा जाता है। 1526 के बाद कौन आया? बाबर। बाबर को सुल्तान नहीं कहा गया, उसके बाद के सभी शासक क्या कहे गए? बादशाह। इसलिए वो सल्तनत काल नहीं है। वो जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सल्तनत काल देखते हैं। सल्तनत काल में 5 वंश का शासन रहा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। दोस्तों, इनको क्रम से याद रखें। एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं GKTSL। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320। सबसे छोटा शासनकाल इन्हीं का रहा 30 वर्ष। तुगलक वंश 1320 से 1414 का सबसे लंबा शासन रहा 94 वर्ष। दोस्तों, वैसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ कौन कितने समय तक रहा, लेकिन ये लिख दिया है, आपको याद रहेगा। कहीं ऐसा प्रश्न बन गया तो तुरंत आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा। सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश था भारत का पहला अफगानी वंश था। अफगानी का है या पठान भी कहते हैं इसको। और दूसरा पठान वंश कौन था? शेरशाह सूरी का। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कई इतिहासकारों, प्रारंभिक इतिहासकारों ने गुलाम वंश सल्तनत काल को पठान युग कहा था। बाद के इतिहासकारों ने शोध करके बताया कि पठान इसमें से सिर्फ एक वंश था, लोधी वंश। इसलिए सिर्फ लोधियों का काल पठान काल कहा जाएगा, बाकी का पूरा दिल्ली सल्तनत कहा जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। इनको गुलाम क्यों कहा जाता है? इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक सभी रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये अपने जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी के गुलाम रह चुके थे। हालांकि जब ये शासक बने, सुल्तान बने, तभी आजाद थे। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा शासक था जो शासक बनते समय भी गुलाम था। इसको शासक बनने के 2 साल बाद यानी 1206 में दास्ता से मुक्ति मिली थी। इल्तुतमिश और बलबन शासक बनने से पहले दास्ता से मुक्ति पा चुके थे। ये तीनों शासक गुलाम होने के कारण इसको गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन एक इतिहासकार हैं अजीज अहमद, इन्होंने इन्हें आरंभिक तुर्क शासक कहा है, क्योंकि ये एक वंश के नहीं थे। वंश नहीं कह सकते, सभी अलग अलग वंश के थे, बस इनमें समानता ये थी कि वो कभी न कभी दास रह चुके थे। इसलिए इनको गुलाम वंश की बजाय आरंभिक तुर्क शासक कहना अधिक उचित है, ऐसा कहना था इतिहासकार अजीज अहमद का। एक इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह, इन्होंने इनके लिए मामूलक शब्द का प्रयोग किया, इन्हें मामूलक सुल्तान कहा। मामूलक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, यानी कि ये एक ही माता पिता या एक ही वंश के लोग नहीं थे, ये अलग अलग माता पिता से उत्पन्न संतानें थी, इनको कभी गुलाम बनाया गया था। तो इनके लिए सही शब्द है मामूलक। ये हैं इतिहासकारों के मत। इनमें से प्रश्न बनते हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं सबसे पहला सुल्तान गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जब मोहम्मद गौरी अपने अभियानों को पूर्ण
छोड़कर वापस लौट गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन स्थानों पर हुए विद्रोहों को कैसे दबाया और अपने यहाँ तुर्की शासन की स्थापना को कायम रख सका। दोस्तों, 1193 से दिल्ली तुर्कों की आधिकारिक राजधानी बन गई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासन सत्ता संभाली जब गौरी की मृत्यु हो गई। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि हासिल नहीं की। इसने स्वयं को मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। दोस्तों, यही एक सुल्तान था जिसकी राजधानी लाहौर थी। इससे सभी सुल्तानों की राजधानी दिल्ली रही है। ये सारे वो तथ्य लिखे हैं दोस्तों जहां से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे किसी स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम दें या कोई वनडे एग्जाम दें, बहुत हद तक इन्हीं तथ्यों से प्रश्न बनते हैं। मैंने बहुत सालों तक प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया है, उसके बाद ही मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इतना पढ़ना पर्याप्त है। वैसे तो पढ़ने को इतना डेटा हो जाएगा कि कंफ्यूज ही हो जाएंगे बच्चे कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो तैयारी के लिए जितना जरूरी ये जानना है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये भी होता है हमें क्या छोड़ना है। अगर एक सीमित पढ़ने से हमें 90% क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं तो उतना पढ़ना बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक बना, तब भी वह मोहम्मद गौरी का दास था। आधिकारिक रूप से इसको दासता से मुक्ति मिली 1208 में। कब? जब मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्ति के लिए राज चिन्ह और ध्वज भिजवाया था। ऐबक के बारे में उपाधियों के संबंध में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि यह बहुत ही उदार हृदय था और बहुत दान देता था। इसको पीर बख्श भी कहा जाता था, इसको कुरान ख्वाह भी कहा जाता था, इसको द्वितीय हातिम भी कहा जाता था। दोस्तों, इसने विद्वानों को संरक्षण दिया। इसके संरक्षण में दो विद्वान थे, हसन निजामी, फकरे मुदब्बिर। कुतुबुद्दीन ऐबक में अपने शासनकाल में कोई नई विजय प्राप्त नहीं की। पुराने विजित क्षेत्रों को अक्षुण्ण बनाए रखने में ही इसने सारा जीवन खपा दिया। इसने किस किस से संघर्ष किया? इसने 3 मोर्चों पर संघर्ष किया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक भी था। एक था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसकी मृत्यु हो गई थी बंगाल अभियान के दौरान। फिर जो इसके गुलाम बसते थे, एक गुलाम था ताजुद्दीन यलदौज, एक गुलाम था नासिरुद्दीन कुबाचा और एक था स्वयं ही कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? ताजुद्दीन यलदौज को गजनी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, कुबाचा को मुल्तान का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इन तीनों में आपस में संघर्ष की स्थिति बनी रही। गजनी पर ऐबक ने हमला किया, ताजुद्दीन यलदौज को हराया, वैसे ही वापस लौटा। यलदौज ने फिर से गजनी पर अधिकार कर लिया। ऐसा ही कुबाचा ने किया। कुबाचा सिंध और मालवा पर भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन पर अधिकार नहीं करने दिया। यानी कि जो जहां था वहां का वहीं रहा। ना ही यलदौज और कुबाचा दिल्ली की तरफ बढ़ पाए, ना ही ऐबक ने गजनी और मुल्तान पर अधिकार कर पाया। इनके मध्य लगातार संघर्ष चलता रहा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शक्ति का संतुलन कैसे किया? इसने वैवाहिक संबंध बनाने की रणनीति अपनाई। इसने ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से स्वयं का विवाह किया। इसने नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया और अपनी पुत्री का विवाह किया इल्तुतमिश से, जो इसके आगे सुल्तान बनता है। इस तरह ऐबक ने विवाह संबंध स्थापित कर शक्ति संतुलन का प्रयास किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखने में सफल रहा। ऐबक ने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया। बंगाल का शासक था उस समय अली मर्दान खान, जिसने वहां पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी खिलजी की मृत्यु के बाद। कौन खिलजी? बख्तियारुद्दीन खिलजी।
अली मर्दान खान जब बंगाल का स्वतंत्र शासक बना तो खिलजी सरदारों ने विद्रोह किया। खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को बंदी बना लिया। किसी प्रकार वहां से छूटकर भाग कर ये ऐबक के पास आया कि हमें बचा लो, हमारी सत्ता फिर से स्थापित करने में हमारी सहायता करो। ऐबक ने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे अधीन रहना होगा और हमें समय पर कर चुकाना होगा। अली मर्दान ने ये शर्त मंजूर कर ली और ऐबक के अधीन अली मर्दान बंगाल का फिर से शासक बन गया। इस तरह ऐबक ने बंगाल की समस्या का भी समाधान किया। आगे चलते हैं। एक तथ्य ये रह गया था कि ऐबक गौरी की सेना में अमीर आखूर पद पर था। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अमीर आखूर क्या होता है? अस्तबल का प्रधान, यानी घोड़ों की रखवाली करने वाला जो विभाग था उसका प्रधान होता था ये अमीर आखूर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या निर्माण कार्य किए? कुतुब मीनार सभी जानते हैं, कुतुब मीनार बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण सिर्फ प्रारंभ किया था। इसकी याद में बना था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे जो गौरी का गुलाम था। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल अभियान के दौरान। ये एक सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये सूफी संत थे। इनके नाम पर, इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। ऐबक ने इसकी सिर्फ पहली मंजिल बनाई थी, इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी। ऐबक का दूसरा निर्माण कार्य था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी एक दिल्ली में। ये तुर्कों द्वारा भारत में बनी पहली मस्जिद थी। दोस्तों, ऐबक की तीसरा निर्माण कार्य है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में बना हुआ है। ऐबक की उपाधियां पहले पढ़ते हैं। उपाधियां इसकी थीं जो अभी मैंने बताया। मलिक, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने मलिकिया सिपह सालार खुद को कहलवाया। ये कुछ यूनिक बातें याद रखना। सभी शासक सल्तनत काल के सुल्तान थे, ये मलिक था। सल्तनत काल के सभी शासकों की राजधानी दिल्ली थी। ऐबक की कहाँ थी? लाहौर। ऐबक की दूसरी उपाधि लाख बख्श, क्योंकि बहुत दान देता था, कहते हैं लाखों का दान देता था तो लाख बख्श हो गया। पील बख्श, ये हाथियों का दान करता था, इसलिए इसका उपाधि पील बख्श थी। कुरान ख्वां, इसको कुरान पूरी याद थी और बहुत ही सुरीले कंठ से कुरान का गायन करता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां कहा जाता था। इसकी एक उपाधि थी हातिम दुती। तो ये उपाधियां याद रखना, उपाधियों से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2000, ये मैंने गलत लिख दिया है, 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देख रहे दोस्तों, किसी ने कितने ही देशों को, प्रदेशों को जीता है, मृत्यु कैसे हो जाती है किसी का कुछ नहीं पता। गजनवी अतिसार से मर गया, गौरी को उसके साथियों ने ही मार दिया, और ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गए। हुमायूं लड़खड़ाता हुआ मर गया सीढ़ियों से गिरकर। किसी का कुछ नहीं कह सकते। चलिए, अगला शासक हुआ आराम शाह। आराम शाह 1210 से 1211। आराम शाह ऐबक का पुत्र था। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम था। बहुत ही आलसी व्यक्ति था, अलोकप्रिय शासक था, अयोग्य था। केवल 8 माह इसका शासन चला है और जनता ने इस पे विद्रोह कर दिया कि ऐसे अयोग्य शासक के अधीन हमें नहीं रहना। ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, जो योग्य था और उस समय बदायूं का गवर्नर था। सभी अमीरों ने इसको बुलाया कि आप आइए दिल्ली के तख्त पर बैठिए। इल्तुतमिश को बुलाया गया। आराम शाह आराम से गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों के मध्य युद्ध होता है, आराम शाह की पराजय होती है और इल्तुतमिश शासक बनता है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने क्या किया और इल्तुतमिश को
सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। गुलाम वंश का संस्थापक या तुर्की राज्य की स्थापना या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल यहाँ तुर्की राज्य की स्थापना की, बल्कि उस तुर्की राज्य को बनाए रखने में सफल हुआ। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मैंने की पॉइंट नोट कराए, इसे उपाधि मलिक, सुल्तान नहीं, राजधानी लाहौर, इसकी उपाधियां, किस किस से संघर्ष किया इसने, कुबाचा से, यलदौज से, अली मर्दान से, क्या क्या इसके निर्माण कार्य रहे, यहीं से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी कमियां हो कमेंट में बताएं, अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताएं, और अगली वीडियो में अपन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।